Assalamualaikum students, my name is Haneen Fatma Kirmani and I am your biology teacher. Today we are going to start a topic that is structural organization of proteins. अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या हैं. Proteins are a class of nitrogenous organic compounds which have large molecules composed of one or more long chains of amino acids. अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मिलकर जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करती हैं. अब ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जैसे मसल्स, हेयर, नेल्स, स्किन, उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करते हैं. इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, उनको भी सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करती हैं प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो हम प्रोटीन्स को अपनी डाइट में कैसे हासिल करते हैं? सबसे पहली सोर्स है प्रोटीन्स की मीट. फिश, चिकन, मटन, बीफ, ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स हैं प्रोटीन्स की. फिर एग्स, मिल्क, नट्स, पल्सेस, ये भी जो है ये हमारी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज हैं. अब अगर हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो हमें किन किन बातों को सामने रखना पड़ता है वो हम अब देखते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. एक पॉलीपेप्टाइड चेन कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है ये हमने देखना होता है. 2 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, 3 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, 51 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है या 146 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है. फिर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है? एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंसेस में प्रेजेंट होते हैं. अब बेटा आपने पास्ट लेक्चर में ये सुना होगा कि हमारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 120 हैं, मगर उनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, बाकी 100 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के अंदर शामिल नहीं होते. तो अब उन 20 अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होगी इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तीसरा जो पॉइंट है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल. अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो स्ट्रेट चेन में बनी हुई होगी या हेलिक्स की फॉर्म में होगी, बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में होगी, उसकी टर्शरी कन्फर्मेशन होगी, मींस कि वो एक बड़े ग्लोबुलर मास की शक्ल में होगी, या डिफरेंट टर्शरी कन्फिगरेशंस जो है वो मिलकर एक और बड़ा मास बना देंगी प्रोटीन्स का. ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है. अब इन तीनों पॉइंट्स को सामने रखकर हम प्रोटीन्स को 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होती हैं. दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स आ जाती हैं. तीसरा है टर्शरी में डिफरेंट बीटा प्लेटेड शीट्स एंड अल्फा हेलिक्सेस जो हैं वो बेंडिंग्स एंड फोल्डिंग्स फॉर्म करते हैं जिससे एक बड़ा ग्लोबुलर मास बन जाता है. एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. अब अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की पहले बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले एफ सैंगर ने स्टडी किया था. एफ सैंगर ने इंसुलिन पे काम किया था और इंसुलिन पे काम करके उसने ये बताया था कि एक इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि 2 चेन्स में डिवाइडेड होते हैं. एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से अगर हम एक और मॉलिक्यूल की बात करें तो वो हेमोग्लोबिन है. हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज. अब इन दोनों चेन्स में जो अल्फा चेन्स हैं उनके अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन्स हैं उनके अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं. अब अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि या तो उनमें जो है वो एक टाइप ऑफ फोल्डिंग आ जाती है
या वो जो है वो आपस में ही वूंड करके एक हेलिक्स की शक्ल ले लेती हैं। हेलिक्स की शक्ल का मतलब होता है कि आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग में जिस तरीके से राउंड शेप में जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम कहते हैं हेलिक्स। अब इसमें दो मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स जो है वो स्प्रिंग लाइक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब बेटा जिसमें स्प्रिंग में एक बेंड आता है उसमें अल्फा हेलिक्स में भी उसी तरीके से जहां पर बेंडिंग्स आती हैं वहां पर 3.6 अमाइनो एसिड्स जो है वो ईच बेंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक बेंडिंग में जो है वो 3.6 अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है वो बीटा पिलेटेड शीट्स बनती हैं। अब बीटा पिलेटेड शीट्स को अगर मुझे आपको समझाना हो तो जिस तरीके से आप टिश्यू पेपर का बॉक्स अगर खोलो और टिश्यू पेपर के बॉक्स में टिश्यू पेपर्स जिस तरीके से फोल्ड होकर लगे हुए होते हैं, उसी तरीके से जो प्रोटीन्स की जो चेन्स होती हैं वो आपस में ऐसे फोल्ड होती हैं, उनको हम कहते हैं बीटा पिलेटेड शीट। अब हम आते हैं अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। टर्शरी स्ट्रक्चर जिसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा बेंडेड एंड फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बेंडिंग करती हैं कि वो एक ग्लोब्यूलर मास बना देता है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी कन्फर्मेशन। आपके सामने जो इमेज चल रहा है उसमें अगर आप देखें वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर बेंड हो रही हैं, इसको हम नाम देते हैं टर्शरी कन्फर्मेशन का। अब जिसका अभी हमने बात की कि टर्शरी कन्फर्मेशन में जो है वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बेंड करती हैं। अब उनकी बेंडिंग की वजह से एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। मगर बेटा अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को इसी तरह छोड़ दें और उसको स्टेबलाइज ना करें तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा देर पा नहीं रहता। अब हमारा जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा देर पा रहे और वो जो है वो स्ट्रेंथन्ड रहे, उसके लिए जो है डिफरेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर में। इसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब बेटा अगर थोड़ा सा हम जो है टर्शरी स्ट्रक्चर को पीछे लेके जाएं तो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हो रहा है? डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स से। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्या है? वो अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड्स की अगर आप कंफर्मेशन पढ़ें तो अमाइनो एसिड्स में बीच में कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा अमाइन ग्रुप है। अब जब कंफर्मेशन में आते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो है कहीं पर कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और अमाइन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब जब यहां पर ऑक्सीजन और अमाइन ग्रुप के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन दिस कंफर्मेशन। ये जो है 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है, मगर उन अमाइनो एसिड्स में जो है जो कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ होता है और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका जो अमाइन ग्रुप है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होता है। उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं या इसको हम ब्रिज ज्यादातर कहते हैं। अब बेटा ब्रिज को पहले समझ लें। ब्रिज क्या होता है? जब हम 2 किनारों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके दरमियान हम ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में एक दूसरे के ऊपर आती हैं और वो 2 एंड्स बना देती हैं, उन दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन चेन होती है उसके दरमियान 2 सल्फर एटम्स आकर अटैच होते हैं और वो 2 सल्फर एटम्स जो हैं वो ब्रिज का काम करते हैं इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दौरान।
अब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एक ब्रिज नुमा स्ट्रक्चर से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और टूट नहीं सकती। इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। तीसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड किसी भी पार्शियली नेगेटिव एटम के साथ फॉर्म होता है। अब इस केस में क्या है, इस केस में जो कार्बन हाइड्रोजन चेन चल रही है उसमें जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड जो है वो किसी भी जो दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव आयन है उसके साथ बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। मगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये जरा वीक लिंकेज होता है, ये ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होता, ये थोड़ा वीक होता है, मगर ये लिंकेज जो है ये हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। इसके बाद क्योंकि हमारा ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होता है, तो एक्वस मीडियम में किस तरीके से ये सरवाइव करते हैं, इनकी सर्वाइवल का एक तरीका ये होता है कि जितनी भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे, जो कि वाटर रिपेलिंग अमाइनो एसिड्स होंगे, उनको जो है वो टर्शियरी कन्फर्मेशन में इनसाइड जो है वो जमा कर दिया जाता है और ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आ जाती हैं। वो अमाइनो एसिड्स जो कि वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन्स जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट में भी जो है वो स्टेबलाइज रहते। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी क्वांटिनरी स्ट्रक्चर की तरफ। क्वांटिनरी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो वेरियस टर्शियरी चेन्स के एग्रीगेशन से बनता है। मींस कि अभी जो हमने टर्शियरी कन्फर्मेशन पढ़ी वो हमने एक टर्शियरी कन्फर्मेशन पढ़ी थी। अगर 3 या 4 टर्शियरी कन्फर्मेशंस आपस में जुड़ जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं क्वांटिनरी स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये 3 या 4 टर्शियरी कन्फर्मेशन से बना होता है इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्योंकि जिस तरह हमने पहले टर्शियरी में भी पढ़ा कि वेरियस बॉन्ड्स उस टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, अब इधर जो टर्शियरी कन्फर्मेशंस आपस में जुड़ रही हैं इसमें भी वेरियस बॉन्ड्स जो हैं उन टर्शियरी कन्फर्मेशंस को आपस में जोड़ते हैं। इसमें सबसे पहला बॉन्ड जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का बनता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कौन सी होंगी, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके जो एंड्स हैं वो जब टर्शियरी कन्फर्मेशन में 2 डिफरेंट टर्शियरी कन्फर्मेशंस हैं वो आपस में करीब आती हैं और उनके एंड्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वहां पर जो है जो लिंकेज बनता है उन एंड्स के दरमियान उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये जो है ये लिंकेज इतना स्ट्रेंथन नहीं होता, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड होता है, मगर जहां पर ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मौजूद होती हैं वहां से वो टर्शियरी कन्फर्मेशंस जो है वो आपस में जुड़ के क्वांटिनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक अमाइनो एसिड का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो दूसरे अमाइनो एसिड के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यानी एक टर्शियरी कन्फर्मेशन का पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन दूसरे टर्शियरी कन्फर्मेशन के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, जिसमें क्वांटिनरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन होता है। लास्टली आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो एक टर्शियरी कन्फर्मेशन के अमाइन ग्रुप का दूसरे टर्शियरी कन्फर्मेशन के कार्बोक्सिल ग्रुप के नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बनेगा और इससे जो है यानी ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बिटवीन द टर्शियरी कन्फर्मेशंस, जिसकी वजह से क्वांटिनरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन्ड होता है। तो इसकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं हेमोग्लोबिन का बताऊंगी। हेमोग्लोबिन जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स।
अब ये चेन्स जो है डाइसल्फाइड ब्रिज से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड क्रिएट करती हैं। अब जब ये डाइसल्फाइड ब्रिज से बॉन्ड क्रिएट कर लेती हैं तो ये जो है या तो अल्फा हेलिक्स या जो है बीटा पिलिएटेड शीट्स की फॉर्म में आ जाती है। अब जब ये अल्फा हेलिक्स या बीटा पिलिएटेड शीट्स जो है वो आपस में वो एग्रीगेट होती हैं और एग्रीगेशन होने के बाद टर्शरी कन्फर्मेशन बनाती हैं और फिर ये डिफरेंट टर्शरी कन्फर्मेशंस जो हैं वो आपस में इकट्ठे एग्रीगेट होती हैं तो एक कॉन्ट्ररी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन का भी नाम देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक टर्शरी कन्फर्मेशन बना बाय अल्फा हेलिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो वुंड अप होकर उसने एक टर्शरी कन्फर्मेशन बनाया। उसके मिड में उसका जो यूनिट मौजूद है वो हीम यूनिट मौजूद है। इसके बाद ये जो है 3 या 4 टर्शरी कन्फर्मेशंस जो है वो आपस में इकट्ठी हुई जिससे एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना जिसको हमने हीमोग्लोबिन का नाम दिया, जिसके अंदर 3 या 4 आपको हीम यूनिट्स उसकी नजर आ रही हैं। अब हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। ये ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो प्रोटीन है और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ऑक्सीजन को जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है। आई होप यहाँ तक आपको जो है टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास जो मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं वो फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले अगर फाइब्रस प्रोटीन्स की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं 1 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी हुई होती हैं, मगर इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की खास बात है जिस पर उनका नाम फाइब्रस रखा गया है। वो खास बात क्या है कि इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं फाइब्रिल्स। ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप थ्रेड को जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर वोंड करो तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं फाइब्रिल। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक फाइब्रस प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और ये जो है ये हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है वहाँ वहाँ पर ये कोलेजन प्रोटीन मौजूद होती है। जैसे हमारे लिगामेंट्स में, हमारे टेंडन्स में, हमारे जो है स्किन के अंदर, हमारी बालों के अंदर ये कोलेजन प्रोटीन जो है ये मौजूद होती है। फाइब्रस प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन क्रिस्टाइन और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इनका काम जो है वो क्या होता है कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सिल्क जो है वो हमें सिल्क वर्म से भी मिलता है। सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क के कपड़े बनते हैं जो हम सिल्क वर्म से हासिल करते हैं। वो सिल्क जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सिल्क क्लॉथ में यूज होता है। फिर अगर आपको सिल्क वैसे देखना हो तो स्पाइडर वेब में भी जो है ये फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि सिल्क नुमा थ्रेड बनाती है। हमारी मसल की प्रोटीन मायोसिन, फाइब्रिन ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो प्रोटीन मौजूद होती है वो फाइब्रिन है। जब हमें कोई वूंड लगता है और ब्लड ऊज आउट होता है तो ब्लड को जो है ब्लड की वेस्टेज रोकने के लिए जो प्रोटीन फॉर्म होती है ऑन द सरफेस ऑफ द वूंड वो जो है वो फाइब्रिन होती है। फिर हमारे बालों में जो मौजूद है वो केराटिन है। केराटिन जो है वो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है, हमारे बालों को जो है ये ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये जो है ये सारी फाइब्रस प्रोटीन्स की हमारे पास एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो है वो क्योंकि मल्टीपल फोल्डिंग से बनी हुई होती हैं तो उनमें 2 शेप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट आर स्फेरिकल एंड एलिप्सॉइडल। स्फेरिकल मींस राउंडेड शेप या एलिप्सॉइडल मींस होती है जो कि बीच में से थिक होती है और एंड्स जो होते हैं वो उनके थिन होते हैं। इस शेप को हम कहते हैं एलिप्सॉइडल शेप। अब ये 2 शेप्स इसलिए बनती हैं क्योंकि ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं ये डिफरेंट फोल्डिंग्स की वजह से फॉर्म होती है। इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्युबलाइज हो जाती हैं किसी भी एक्वस मीडिया में। सॉल्ट सॉल्यूशंस हो गए, एसिड या बेसिस के सॉल्यूशंस हो गए, अल्कोहल सॉल्यूशंस हो गए, तो ये सब सॉल्यूशंस में जो हैं ये आराम से सॉल्युबलाइज हो जाती हैं।
और क्योंकि ये सॉल्युबलाइज हो जाती हैं तो इनको हम क्रिस्टलाइज करके वापस हासिल भी कर सकते हैं। मींस कि जो इनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसको जब हम इवेपोरेट करते हैं तो इसकी इवेपोरेशन के बाद जो पीछे क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं वो इस प्रोटीन के हमें वापस मिल जाते हैं। मगर इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत ये है, वेरी सेंसिटिव इन नेचर। इनकी जो है वो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जरा सा भी चेंज आए तो ये प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर हो जाती हैं। तभी जो है इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव प्रोटीन्स। इनकी एग्जाम्पल एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, हेमोग्लोबिन एक्सेट्रा। अब इनका हम कंपैरिजन देख लेते हैं। बेटा ये कंपैरिजन जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इनके कंपैरिजन का एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। फाइब्रस प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ fibrils. Secondary structure is more important in them. Non-crystalline and elastic in nature. Perform structural roles. For example, silk, myosin, fibrin, and keratin. Globular proteins are spherical or ellipsoidal due to multiple foldings. Tertiary structure is more important in them. Soluble in aqueous media such as salt solution, acids, and bases. Can be crystallized. Disorganized with changes in physical and physiological environment. Examples are enzyme, antibodies, hormones and hemoglobin. अब रिकैप करते हैं अपने पूरे लेक्चर का। हमने सबसे पहले देखा कि प्रोटीन्स क्या हैं, क्यों जरूरी होते हैं और हमारे लिए प्रोटीन्स की सोर्सेस क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए कौन कौन से पॉइंट जरूरी होते हैं, जैसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द शेप ऑफ प्रोटीन चेन्स। उसके बाद हमने देखा कि टर्शियरी प्रोटीन्स किस तरीके से बनती हैं और इनको इस टर्शियरी कन्फर्मेशन कौन सी होती है जो कि जो है मल्टीपल फोल्डिंग से बने, उसको हम कहते हैं टर्शियरी कन्फर्मेशन। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि टर्शियरी कन्फर्मेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने क्वांटिनरी स्ट्रक्चर का पढ़ा कि क्वांटिनरी प्रोटीन्स क्या होती हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से बॉन्ड जो हैं वो क्वांटिनरी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं। इसकी एग्जांपल हमने हेमोग्लोबिन की पढ़ी। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ी, उसमें हमने फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और उसके बाद हमने दोनों का कंपैरिजन देखा। आई होप आज का आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा।